अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ई ट्रेनिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सीरीज़ की आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। और इससे प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि इन एक्चुअल डोमेन क्या होती है, कहाँ से बाई करनी चाहिए। और उसकी सेकंड जो वीडियो थी उसमें हमने ये देखा था कि होस्टिंग इन एक्चुअल क्या होती है और होस्टिंग के साथ डोमेन को कैसे फैच किया जाता है, और ये कम्बिनेशन जो है एट द एंड किस तरह से हम वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। आज जो हमारी वीडियो का मौजू है वो है कंट्रोल पैनल। इन एक्चुअल जब आपने लास्ट वीडियो में जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया था और मैंने पेमेंट रिसिप्ट मुझे रिसीव हो गई थी, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है या नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको सर्वर की तरफ से, होस्टिंग कंपनी की तरफ से आपको एक ईमेल रिसीव होती है। वो ईमेल जो आपने बिलिंग डिटेल्स के अंदर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर दिया हुआ होता है, तो उस पर आपको एक ईमेल रिसीव होती है कंट्रोल पैनल डिटेल्स जिसके अंदर भेजी जाती हैं। और उसमें आपको यूज़र नेम दिया जाता है, उसमें आपको पासवर्ड दिया जाता है, और देन उसके अंदर जो है वो फाइनली आपको आईपी एड्रेस जो है वो आपको दिया जाता है, जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो प्रोपोगेट होती है ऑल ओवर द इंटरनेट। और सेकेंडली उसके अंदर जो है वो ईमेल के हवाले से डिटेल्स देते हैं, एसएमटीपी क्या होता है, पीओपी क्या उसमें आपने यूज़ करना है, एफटीपी की डिटेल्स दी जाती हैं। तो वो पूरा एक आपको सर्वर को एक्सेस करने का वे जो है वो उसके अंदर डिक्लेयर किया जाता है। तो मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ था, तो मेरे पास तो डेफिनेटली ईमेल मैं आपको भी नहीं दिखा सकूंगा, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। तो बट एनीवेज ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आपको ईमेल रिसीव होगी तो उस ईमेल के अंदर आपके पास कंट्रोल पैनल का यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। तो अब हम चलते हैं आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि कंट्रोल पैनल इन एक्चुअल होता क्या है, उसको कैसे एक्सेस किया जाता है, और कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो उसमें हमें इस्तेमाल की ज़रूरत पेश आती है। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। जैसे यहाँ पर मौजूद है होस्टिंग लिस्ट, और मैं होस्टिंग लिस्ट पे ऊपर क्लिक करता हूँ। और होस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करने के बाद वो मुझे कहता है कि जी ये आपके पास अभी द वेब मेकर्स के नाम से एक डोमेन अवेलेबल है। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें गो टू सी पैनल लिखा हुआ है। ठीक है, ये सी पैनल इन एक्चुअल जो है वो कंट्रोल पैनल कहलाता है। सी जो है वो कंट्रोल के लिए है। तो यहाँ से अब ये देखें रीडायरेक्ट कर देगा आपको इन एक्चुअल सी पैनल के अंदर। ये तो था स्टेप वन या मेथड वन अगर आप इसको कहते हैं, जो इनडायरेक्टली आपको एक्सेस करवा रहा है। जो कंपनी जिसका डैशबोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ से आप इनडायरेक्टली सी पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड वे क्या हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं डायरेक्टली अगर यहाँ से ओपन करना चाहूँ, मसलन मैं किसी भी एक डोमेन को लिखता हूँ, उसके साथ लिखता हूँ /C पैनल। /C पैनल आप लिखेंगे तो आपके पास इस तरह की इंटरफेस आ जाएगी। ठीक है, और इस तरह की इंटरफेस आने के बाद आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड आप इंटर करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास ईमेल रिसीव होगी। उस ईमेल के अंदर जो है वो इस सी पैनल के आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड आए हुए होंगे। आपने क्या करना है, वो यूज़र नेम आपने यहाँ पर टाइप करना है और पासवर्ड आपने देना है। सिंपली आप यहाँ से लॉगिन करेंगे तो आप ये देखें लॉगिन होने के बाद आपको सेम इंटरफेस मिलेगी। ठीक है, तो ये सी पैनल यहाँ पर भी ओपन हो गया और एक सी पैनल यहाँ पर भी ओपन हो गया। तो ये वाला जो सी पैनल मैंने ओपन किया है वो मैंने इनडायरेक्टली ओपन किया है, यानी पहले मैं अपनी जो होस्टिंग कंपनी का जो मेरा डैशबोर्ड था उसमें मैंने लॉगिन किया और देन वहाँ से मैंने जो है वो इस सी पैनल को एक्सेस किया है। और दूसरा जो वे आउट था वो ये था कि मैं डायरेक्ट जो डोमेन नेम है वो लिखूं और उसके साथ /C पैनल लिखूंगा, तो मेरे पास वो यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा और मैं डायरेक्टली इसमें लॉगिन हो जाऊंगा। तो बट एनीवेज दोनों तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अच्छा ये एक चीज़ आपको बताऊँ कि सी पैनल जो है ये स्टैंडर्ड है, और ये जो स्टैंडर्ड है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में सेम ही है। यानी इसका जो वर्जन आपको मिलेगा आपके डैशबोर्ड के अंदर वो आपको हर जगह सेम मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इंटरफेस में कोई चेंज नज़र आएगा, या हाँ फीचर्स में कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि जो मेन एडमन है या जो कंपनी है वो डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से फीचर्स आपको अलाउ करता है और कौन से नहीं करता। ठीक है, तो उनमें हो सकता है कुछ कमी बेशी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं वो सारे सी पैनल्स के अंदर सेम होते हैं और ये सेम वर्जन हर जगह
जगह पर एप्लीकेबल होता है। तो ये इंटरफेस आपको हर जगह पर सेम मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें, आपको जो टैब नज़र आएगा वो है ईमेल का, ठीक है। तो ईमेल को अगर आप देखते हैं तो ईमेल में आप देखें, अच्छा अब ईमेल इन एक्चुअल हम क्यों यूज़ करते हैं, देखें जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे या इवन देन अगर आपने लोकल मार्केट के अंदर भी काम करना है तो आप जीमेल, वाईमेल, हॉटमेल, याहू मेल, इन ईमेल्स को मत यूज़ कीजिए, इसका इम्प्रेशन नहीं है। क्योंकि ये जो जितने भी ईमेल अकाउंट्स बनते हैं ये वो इंडिविजुअल यूजेस के लिए होते हैं, वो पब्लिक इस्तेमाल के लिए होते हैं, ठीक है। जब भी आप ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस करें तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप प्राइवेट ईमेल अकाउंट्स को यूज़ करें, उसका इम्प्रेशन अच्छा होता है, ठीक है। यानी अगले बंदे को, अगली कंपनी को ये पता होता है कि यार ये बंदा वाकई प्रोफेशनल है और ये इसका अपना डोमेन है। तो जब आप जीमेल से किसी को अप्रोच करते हैं तो आप चाहे जितनी मर्जी बड़ी भी कंपनी हो, आपका इंप्रेशन ही बिल्ड नहीं हो पाता। तो ये एक थंब रूल है कि जब भी आपने किसी को अप्रोच करना हो तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप प्राइवेट ईमेल एड्रेस से जो आपका आपने बाय किया हुआ है, जो डोमेन आपने बाय की है, उस ईमेल से आप उस बंदे को या उस कंपनी को अप्रोच करें तो डेफिनेटली आपको काफ़ी बेहतर रिस्पांस जो है वो मिलने की तवक्का है। तो यहाँ पर बहरहाल ईमेल मैं आपको बता देता हूँ, ईमेल अकाउंट्स हैं, यहाँ पर एक आपको सरसरी जायजा दे देता हूँ, उसके बाद जो है फिर इसको थोड़ा सा मजीद ब्रीफ भी कर दूंगा। देन यहाँ पर आप देखें ईमेल आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, उसके बाद है बैकअप्स का ऑप्शन, देन फिर फाइल्स का ऑप्शन है, डाटाबेसेस हैं, डोमेन्स हैं, मैट्रिक्स हैं और सिक्योरिटी ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर है, एडवांस्ड है और प्रेफरेंसेस है और देन यहाँ पर ऐप इंस्टॉलर्स हैं और देन इट्स फिनिश। यहाँ पर ये 5-7 ऑप्शंस जो हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले आपको वन बाय वन एक एक चीज़ का थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कुछ फीचर्स, मैं सारे फीचर्स तो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं कर सकूँगा, लेकिन मोस्ट कॉमन जो इस्तेमाल में हैं और जो आपको बार बार ज़रूरत पेश आएगी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ईमेल अकाउंट्स, ठीक है। तो ईमेल अकाउंट्स में अभी यहाँ पर एक क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखें डोमेन नेम आपका यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्रिएट का, आपने क्रिएट पर क्लिक किया, देन यहाँ पर आप करते हो इन्फो, ठीक है। इन्फो पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आगे उस डोमेन का नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। और देन यहाँ पर आप कोई भी जो पासवर्ड है वो अगर आप खुद से कोई आप याद रख सकते हैं तो खुद से टाइप कर दीजिए, अदरवाइज़ जो है वो कोई भी आपने यहाँ पर जो पासवर्ड है वो टाइप कर देना है, ठीक है। तो मैं एक हार्डकोर जो है वो कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर टाइप कर सकूँ और उसके बाद लेट मी चेक कि ये अभी भी कहता है कि जी ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। आप ऐसा करें, आप इसको जनरेट करवा दें, ठीक है। जब आप जनरेट करेंगे बट इसको आपने नोट डाउन करना ज़रूर है, इसको कंट्रोल-C कर लीजिए, कॉपी करके कहीं पर सेव कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे। यहाँ पर आप सिंपली अब आपने करना क्या है, अभी यहाँ पर देखें आपको दिखा रहा है कि 15 अवेलेबल, यानी इस होस्टिंग में आपके पास ओवरऑल 15 जो ईमेल अकाउंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अभी यहाँ से क्लिक करता हूँ क्रिएट पर, और जैसे ही मैंने क्रिएट पर क्लिक किया तो आप ये देखिएगा अब यहाँ पर इसने क्या किया कि ये जनाब एक ईमेल जो है अकाउंट वो क्रिएट कर दिया, info@imacrealestate.com, ठीक है। तो ये एक अकाउंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब होगा क्या कि जब आपने किसी भी आपने पब्लिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप कोई प्रिंटिंग करवाते हैं तो उसके अंदर भी आप इस ईमेल को यूज़ कर सकते हैं, और जब आपने क्लाइंट से कोई भी क्यूरी रिसीव करनी हो, आपने उसको कहना हो कि यार आप मुझे ईमेल कर दीजिए मेरे ऑफिशियल ईमेल के ऊपर, तो देन आप उसको info@ और योर डोमेन नेम .com वो आप उसको दे दीजिए तो वो आपको उस पर ईमेल भी भेज देगा। तो ये एक ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। और हाँ, इसको एक्सेस कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जैसे हमने cPanel को एक्सेस किया था उसी तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ iMac, ये डोमेन नेम दे दिया और यहाँ से आगे आप लिखोगे वेबमेल, ठीक है। अब आपको ये देखें, पहले आपने क्या किया था /cPanel किया था तो cPanel की एक्सेस आपके पास आ गई थी। अब आप देखो यहाँ पर मैंने क्या किया /webmail लिखा तो इसने वेबमेल का इंटरफेस दे दिया। अब ये प्राइवेट ईमेल इंटरफेस है, ये जीमेल नहीं है, ये हॉटमेल नहीं है, ये वाईमेल नहीं है, ये प्राइवेट ईमेल इंटरफेस है जिससे आप कॉरेस्पॉन्ड करोगे लोगों के साथ। तो यहाँ पर आप देखो अपना ईमेल एड्रेस दीजिए जो आपने लिखा था info@ और वो जो डोमेन नेम है, ठीक है, वो आप दे दीजिए और देन उसके बाद जो है
आपने पासवर्ड जो रखा था वो दे दीजिए और सिंपली इसको कीजिएगा लॉगिन। आप देखें, आप मैं लॉगिन अभी ये मैं रियल टाइम आपके सामने सारा कुछ करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपके पास आ गया एडिटर ईमेल का, ठीक है, इनबॉक्स का, ये आपके पास राउंड क्यूब, ये आपको डिफ़ॉल्ट में मिलेगा। यहाँ से आप इसको जब क्लिक करेंगे ओपन पर, तो ये जनाब आपके पास आपका पब्लिक यानी सॉरी प्राइवेट ईमेल इंटरफेस जो है वो आपके पास इस तरह अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से जाकर आप जो है वो सारा काम जो है वो कर सकते हैं। इनबॉक्स आपके पास आ रहा है, कंपोज करना है मेल को, आप सिंपली कंपोज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर जिसको भी आपने abc@gmail.com और यहाँ पर सब्जेक्ट डाल दीजिए टेस्ट का, यहाँ पर भी हेलो डाल दीजिए और सिंपली इसको सेंड करेंगे। तो ये अब आप जिस भी बंदे को जिसको मैंने मेल भेजी है abc@gmail.com, उसको जो है उसको जो रिसीव होगी ईमेल वो आएगी info@ और जो domain.com वो इन एक्चुअल उसको रिसीव होगी ईमेल, ठीक है। और इसी तरह जब वो बंदा आपको रिप्लाई करेगा तो आपको इसी ईमेल के अंदर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। ये मेल बॉक्स आपको दिखा रहा है, यहाँ पर ये देखें ईमेल डिलीवरी फेल्ड, क्योंकि ये जो एड्रेस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जो मैंने टाइप किया है, ये तो मैंने टेस्ट के लिए डाला था। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये मेल आपको रिटर्न हो गई। तो ये आपको बेसिकली इंटरफेस मैं आपको दिखा रहा हूँ ईमेल के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सेक्शन आपको समझ आ गया होगा। अगर इन केस इसमें कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूजिंग है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। देन सेकेंडली आपके पास ऑप्शन हम जो यूज़ करते हैं वो है बैकअप्स के हवाले से, ठीक है। तो बैकअप्स के अंदर जो है वो इन एक्चुअल क्या पॉसिबिलिटी होती है, बैकअप्स क्या होता है कि आपके पास फुल अकाउंट बैकअप्स भी है, फाइल बैकअप्स भी है, और ईमेल बैकअप्स भी हैं, डेटाबेस बैकअप्स भी है। इवन देन कि जो भी एक्टिविटी आप अपनी साइट पर स्टोरेशन के हवाले से करते हैं उसका बैकअप जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। और बैकअप्स जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि जब अगर किसी हवाले से भी आपकी साइट क्रैश हो जाती है, आपने 6 महीने अपनी साइट पर काम किया बट आपने उसका कोई बैकअप ही नहीं लिया और किसी न किसी हवाले से कोई भी उसके अंदर कोई वायरल एक्टिविटी हो जाती है या किसी हवाले से कोई थीम क्रैश कर जाता है किसी प्लगइन की वजह से, तो देन आपका वो सारा डाटा जो है वो ज़ाया हो जाएगा अगर इन केस आपने उसका बैकअप ना लिया हुआ। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि जो बैकअप्स हैं वो आपने लाजमन लेने हैं। हर महीने की अपनी एक एक्टिविटी रख लें, वीकली बेसिस पे रख लें। बड़ी जो साइट्स हैं वो तो डेली बेसिस पर भी ले रही होती हैं, आवरली बेसिस पर भी ले रही होती हैं, बट आपका अगर ट्रैफिक नहीं है साइट के ऊपर, आपने सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट बनाई है, तो देन आप वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर साइट का बैकअप ज़रूर ले लिया करें ताकि जो भी चेंजेस आपकी लास्ट टाइम हुई हैं वो आपकी सेव रहें। देन उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फुल अकाउंट बैकअप्स पर आप जब क्लिक करोगे तो फुल अकाउंट बैकअप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि जी आपने कब कब जो है वो बैकअप लिया था, वो आपको यहाँ पर ये डेट्स शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये हर सर्वर का डिफरेंट है। कुछ सर्वर जो हैं वो डेली बेसिस पर आपको अलाउ कर रहे होते हैं, कुछ वीकली बेसिस पर अलाउ करते हैं, कुछ मंथली बेसिस पर अलाउ करते हैं आपको, ठीक है। तो ये डिपेंड्स करता है कि आपने कौन सा बैकअप जो है वो रिस्टोर करना है। अगर मैं फ़र्ज़ करें कि मेरी कुछ साइट क्रैश कर गई है तो मेरे पास इस टाइम 31 अगस्त का बैकअप जो है 5:55 का 31 अगस्त 2023 5:55 का बैकअप जो है मेरे पास अवेलेबल है। मैं अगर सिंपल रीस्टोर पर क्लिक करूंगा तो तमाम 31 अगस्त को 5:55 तक अगर मेरी साइट परफेक्टली काम कर रही थी तो वो एज इट इज़ रिज्यूम हो जाएगी। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी, कि अगर इन केस फर्स्ट को मेरी साइट क्रैश हो गई तो 31 अगस्त को जो है वो मेरी साइट बिल्कुल सही वर्किंग में थी, तो मैं यहाँ से रीस्टोर पर क्लिक करूँगा तो वो साइट मेरी एग्जैक्टली उसी वर्किंग में दोबारा से रीस्टोर हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है आपके पास जो आपके डेटाबेसेस हैं उन पर उनको रीस्टोर करने के हवाले से। तो आप हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि आपने यहाँ पर, तो इसी तरह आप फाइल का बैकअप्स ले सकते हैं। अगर आपने अपनी साइट का कोई बैकअप क्रिएट करना है तो यहाँ पर ये देखें, फाइल मैनेजर्स में जाएंगे आप यहाँ से, ठीक है। तो फाइल मैनेजर में जाकर आप इसका जो बैकअप है वो क्रिएट आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करें आप यहाँ से, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद जो है वो रीस्टोर, ये रीस्टोरेशंस के ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से तो ये जो, क्योंकि मैं जो सर्वर यूज़ कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली बैकअप क्रिएट कर रहा है, खुद से कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रीस्टोरेशन का ऑप्शन आ रहा है कि अगर मैंने किसी चीज़ को रीस्टोर करना है
किसी डेट पर रिस्टोर करना है तो वो मेरे पास पॉसिबिलिटी है। तो बास सर्वर्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर आपको पहले खुद से मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है बैकअप और देन वो उसको रिस्टोर करते हैं। तो मेरे पास जो सर्वर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ नेमचीप का, इसके ऊपर ये पॉसिबिलिटी है कि ये खुद से बैकअप्स क्रिएट कर रहा होता है, आपको खुद यानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन केस अगर मैंने किसी डेट का बैकअप रिस्टोर करना है तो वो मैं खुद से यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ एक तो आपने ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद हम चले जाते हैं फाइल्स में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो फाइल्स के अंदर जो हमारा सबसे ज़्यादा काम चल रहा होता है वो चलता है फाइल मैनेजर के अंदर। देन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डिस्क यूजेज, फिर उसके अंदर बैकअप्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर FTP है। अच्छा, FTP क्या होता है? FTP जो है ये बेसिकली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहलाता है। FTP के ज़रिए भी हम अपने डाटे को अपनी सिस्टम से, अपनी मशीन से दूसरे सिस्टम के ऊपर जो है वो जो हमारा रिमोट सर्वर है इसके ऊपर हम ट्रांसफ़र करते हैं और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं FTP, ठीक है। तो इसके लिए टूल्स यूज़ होते हैं, इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जैसे फाइलज़िला है, क्यूट FTP है। तो इनके ज़रिए जो है वो डायरेक्टली हम अपना डाटा अपने सिस्टम से उठाकर इस सिस्टम पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे जनाब चलते हैं और इसमें जो है वो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा जनाब ये आपका, अच्छा वो फाइल मैनेजर मैं आपको दिखा रहा था, ये भी ये डिस्क यूजेज, ये डिस्क यूजेज आपको बता रही है कि अभी तक आप कितना जो है स्टोरेज, अगर आपकी 20 GB की स्पेस है तो अभी तक आप कितनी यूज़ कर चुके हैं। तो ये आपको बता रहा है कि जी 345 MB जो है वो सिर्फ अब तक यूज़ हुआ है और बाकी जो स्पेस है वो अभी आपके पास सारी फ्री पड़ी हुई है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा था बैकअप्स का, जो अभी मैंने क्लिक किया था यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है बैकअप्स का। जब मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर देखें ये अब आपसे पूछेगा कि डाउनलोड अ फुल अकाउंट बैकअप, क्या आप पूरे अकाउंट का अभी इसी वक्त कोई बैकअप लेना चाहते हैं? जितनी भी एक्टिविटी आपके कंट्रोल पैनल के अंदर मौजूद है, क्या अभी आप इसी वक्त उसका बैकअप लेना चाहते हैं या पार्शियल बैकअप्स लेना चाहते हैं? पार्शियल से मुराद ये कि मैं कहता हूं कि नहीं यार, मैं इस टाइम सिर्फ जो इसमें डाटाबेस है मेरी वेबसाइट का, मैं सिर्फ उसको बैकअप करना चाहता हूं, ठीक है। और या मैं जो है वो ईमेल्स को बैकअप करना चाहता हूं, या जो उसके होम डायरेक्टरी है मेरी, जो पब्लिक HTML का जो मेरा फोल्डर है, मैं सिर्फ उसको बैकअप करना चाहता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो बैकअप्स के अंदर आपके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। तो देन इसके बाद हम वापस चले जाते हैं फाइल मैनेजर के अंदर। अच्छा, फाइल मैनेजर में मैंने आपको दिखाया था ये फाइल मैनेजर है और फाइल मैनेजर को आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास मेन रूट दिखाएगा आपको, ठीक है। तो मेन रूट के ऊपर एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इस फोल्डर का, ये public_HTML, ये स्टैंडर्ड फोल्डर है। अगर आपने मैनुअली भी वेबसाइट को अपलोड करना है अपने होस्टिंग के ऊपर, या अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करनी है, ईच एंड एवरीथिंग जो पब्लिक को एक्सेस होगी वो इस फोल्डर के अंदर होगी। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आप ये देखो इसके अंदर, जब मैंने डबल क्लिक किया तो अब इसके अंदर जो कंटेंट है वो इन एक्चुअल पब्लिक है, इसीलिए इसका नाम है public_HTML, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जो भी डाटा आपने अपनी वेबसाइट के हवाले से सर्वर के ऊपर डालना है और उसको आप चाहते हो कि वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, तो देन वो इस फोल्डर के अंदर जो है वो पेस्ट होगा, इसके अंदर जाकर अपलोड होगा। तो ये वो बेसिकली कंटेंट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ हुआ है और ये फोल्डर कौन सा है, वो है public_HTML, ये वाला जो फोल्डर है, ठीक है। तो देन इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से हम फाइल मैनेजर के अंदर मोस्टली ये यूज़ करते हैं। वेब डिस्क मैंने आपको बता दिया कि ये इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्पेस यूज़ हो चुकी है। देन उसके बाद जो है वो आप ये देख सकते हैं कि जनाब बैकअप्स जो है वो आपने कब कब लेने हैं डेटाबेसेस में, ठीक है। इसमें PHP MyAdmin है। अगर आपने मैनुअली डाटाबेस को एक्सेस करना है, मैनुअल उसके अंदर कोई टेबल ऐड करना है, तो देन आप यहाँ से PHP MyAdmin को यूज़ कर सकते हो। MySQL डाटाबेसेस ये उन लोगों के लिए है जो डायरेक्टली PHP का कोई स्क्रिप्ट जो है वो रन करना चाहते हैं, या कोई कोऑर्डिनेटर का या कोई लारावेल फ्रेमवर्क का कोई भी ऐसा कस्टमाइज सॉल्यूशन जो आप अपनी वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। PHP MyAdmin डेफिनेटली उनको पता होगा जो लोग कस्टमाइज सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो .NET है, चाहे वो PHP है। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं, MySQL डाटाबेसेस भी और PHP MyAdmin भी। देन उसके बाद आ जाते हैं डोमेन्स के अंदर। डोमेन्स के अंदर वो मैंने आपको बता दिया, मैं इसको एक दफ़ा दोबारा आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि डोमेन्स में वो वाली डोमेन जो हमने
बाई की थी एट द टाइम ऑफ हॉस्टिंग परचेज के, तो वो देखें वो डोमेन यहाँ पर इस टाइम अभी ऐड हुई हुई है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्रिएट अ न्यू डोमेन। अगर मैं यहाँ पर अगर ये सर्विस मुझे अलाउ करती है कि मैं एक वक्त में मज़ीद एक और डोमेन भी इसके साथ अटैच कर सकता हूँ, तो हो सकता है मैं क्रिएट अ न्यू डोमेन करूँ। तो आप ये देखिएगा कि ये मुझे कहता है कि जी यहाँ पर आप दूसरी अपनी कोई और डोमेन अगर आपने नई बाय की है तो वो भी आप इस हॉस्टिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। यानी एक वक्त में मैं एक हॉस्टिंग के ऊपर मिनिमम 3 वेबसाइट्स जो हैं, या सॉरी मैक्सिमम जो 3 साइट्स हैं वो उनको लॉन्च कर सकता हूँ, a.com, b.com, c.com, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से मैं समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो है देन वापस चलते हैं हम, और वापस जाने के बाद मैट्रिक्स क्या है, ये बेसिकली आपको बताएगा जी विजिटर्स कितने हैं आपके पास, बैंडविड्थ क्या है साइट के हवाले से, ठीक है। ये एनालाइजिंग के टूल्स हैं सारे, इसको अगर आप देखना चाहें तो आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर सिक्योरिटी के ऑप्शंस हैं, आईपी ब्लॉकर है, अगर कोई आपको नेगेटिव कमेंटिंग आ रही है, बार बार स्पैमिंग आ रही है, तो वो आईपी जो है वो आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं आईपी ब्लॉकर के थ्रू, ठीक है। एसएसएल की सर्विसेज हैं। एसएसएल जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है, सिक्योर सॉकेट लेयर। इन एक्चुअल जितनी भी अब वेबसाइट हैं वो एसएसएल के साथ ही काम करती हैं, स्पेशली जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो एसएसएल के साथ चलती हैं, उसके बगैर वो काम नहीं करती हैं, वहाँ पर ट्रांजैक्शंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो यहाँ पर आप देखें ये पीएचपी से रेलेवेंट हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो यूज़ करते हैं या करेंगे वो वर्डप्रेस मैनेजर होगा, और उसके अलावा हमारा ये वर्डप्रेस के ये यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई हैं, आप इनके थ्रू काम कर सकते हैं। मसलन जैसे वर्डप्रेस है, जुमला है, ये ओपन सोर्स हैं। ओपन सोर्स वो होते हैं जिसके अंदर पब्लिक कम्युनिटी जो है वो डेवलप कर रही होती है चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आप जो है वो वर्डप्रेस और जुमला, ओपन कार्ड, ओपन सीएमएस और इस तरह के जो प्री मेड स्क्रिप्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करके वेबसाइट को डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम अब जो काम करेंगे नेक्स्ट वो वर्डप्रेस पर होगा। तो यहाँ से अगर मैं वर्डप्रेस को क्लिक करता हूँ या यहाँ से अगर मैं इसके वर्डप्रेस मैनेजर पर जाता हूँ तो देन आप देखिएगा तो ये आपके पास इस तरह से इंटरफेसेस आ जाएंगी, और यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे जो होगा वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन से मुतालिक। तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है अब वो इसी सीक्वेंस का नेक्स्ट पार्ट बनेगी, और यहाँ से आगे हम जाएंगे अपनी पहला स्टेप के ऊपर जिसके अंदर हम जो है वो सर्वर के ऊपर अपना पहला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, और वो होगा वर्डप्रेस का, ठीक है। वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वर्डप्रेस को क्यों हम प्रेफर करते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा। तो उस वक्त तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।